हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी बच्चों? आज हम सभी इतिहास में पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसमें आप लोगों ने राष्ट्रवाद की व्यापक रूपरेखा को समझा था। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा, यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण के बारे में पढ़ा, क्रांतिकारियों का युग पढ़ा और 1848 की उदारवादियों की क्रांति के बारे में पढ़ा। रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना के बारे में जाना, जर्मनी और इटली के एकीकरण के बारे में समझा और बिस्मार्क, मेजनी, गैरीबाल्डी, नेपोलियन इत्यादि व्यक्तित्व को आप लोगों ने समझा। तो बच्चों, आज हम सभी बात करेंगे भारत में राष्ट्रवाद। बच्चों, यह लेसन आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका जो यह अध्याय है यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों से भरा पड़ा है, जो कि स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इन्हीं सारी गतिविधियों के अंतर्गत भारत अपनी स्वतंत्रता की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा था। तो आज हम सभी इस लेसन में इन सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। बच्चों, राष्ट्रवाद के बारे में आप लोगों को पहले ही बता दिया गया था, लेकिन हम आप लोगों को फिर बता दे रहे हैं कि लोगों के द्वारा एकता की भावना को अनुभव करना राष्ट्रवाद कहलाता है। यानी अपने देश के प्रति समर्पण, प्रेम, एकता और सहिष्णुता की जो भावना होती है वही राष्ट्रवाद कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम सब लोग इस अध्याय में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भारत में राष्ट्रवाद। तो बच्चों, भारत में 1919 के बाद के वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन का नए क्षेत्रों तक प्रसार हो गया था। यानी 1919 के बाद के वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन नए नए क्षेत्रों तक फैल गया था। उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे तथा संघर्ष की नई पद्धति सामने आ रही थी। सर्वप्रथम यह स्पष्ट है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति उत्पन्न कर दी थी। बच्चों, यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध की बात हो रही है, जो कि 1914 से 1918 तक चला था। तो इस विश्व युद्ध ने नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति उत्पन्न कर दी, जिसके चलते देश के रक्षा व्यय में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई। यानी इसके चलते क्या हुआ? देश के रक्षा व्यय पर बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई। इस व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु बड़े पैमाने पर ऋण लिए गए। यानी इस व्यय को पूरा करने हेतु बड़े पैमाने पर ऋण लिए गए और करों में वृद्धि कर दी गई। सीमा कर में वृद्धि की गई तथा आय पर आयकर लगाने की शुरुआत की गई। यानी क्या हुआ? आय पर कर लगा दिया गया, यानी आयकर वसूल किया जाने लगा। विश्व युद्ध के दौरान वस्तुओं की कीमतों में तेजी से उछाल आया। 1913 से 1918 के वर्षों में कीमतें दोगुनी बढ़ चुकी थी, जिसका जन सामान्य के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था। यानी इससे सबसे ज़्यादा जन सामान्य का जीवन प्रभावित हुआ था। युद्ध के लिए सिपाहियों की आवश्यकता थी और सिपाहियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गांवों से जबरन लोगों की भर्ती की जा रही थी, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के मन में औपनिवेशिक सरकार के प्रति भारी गुस्सा और रोष था। 1918 से 1919 और 1920 से 1921 में देश के खाद्य पदार्थों का बड़े पैमाने पर अभाव उत्पन्न हो गया। यानी खाद्य पदार्थों की कमी हो गई। उसी समय देश में फ्लू की महामारी फैल गई। किसकी महामारी फैल गई? फ्लू की महामारी। 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी के चलते देश में 120 से 130 लाख लोग मारे गए। कब की जनगणना के अनुसार? 1921 की जनगणना के अनुसार। बच्चों, लोगों को ऐसी आशा थी कि युद्ध समाप्ति के उपरांत उनके कष्ट कम हो जाएंगे। यानी लोगों को ये लग रहा था कि जब यह युद्ध समाप्त हो जाएगा तो हो सकता है कि उनके कष्ट कम हो जाएं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। और इसी कालखंड में भारतीय राजनीति के परिदृश्य पर एक नेता, जिनको हम सब महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, उनका उद्भव हुआ और उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सत्य, अहिंसा, असहयोग, सत्याग्रह के हथियार से संघर्ष की एक नई विधि का श्रीगणेश किया।
बच्चों, आगे की प्रक्रिया को समझने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। आखिर वे कौन से कारण थे जिसमें भारत में राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ और हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक कारण की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण राष्ट्रीयता की उत्पत्ति का सर्वप्रमुख कारण माना जाता है। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत को समझाकर अंग्रेजों के शोषण का खाका खींचा। यानी दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत को समझाकर लोगों को यह बताया कि किस तरीके से अंग्रेज उनका आर्थिक शोषण कर रहे थे। अंग्रेजों की भारत विरोधी आर्थिक नीति ने भारतीयों के मन में विदेशी राज के प्रति नफरत एवं स्वदेशी राज के प्रति उत्तरार्ध में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने का प्रयत्न किया। उनके अनुसार 1867 से 68 ईस्वी में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये वार्षिक थी, जबकि विलियम डिग्बी के अनुसार 1899 ईस्वी में प्रति व्यक्ति 18 रुपये वार्षिक थी। यानी उन्होंने लोगों को यह बताया कि किस तरीके से इनके और अंग्रेजों के द्वारा निकाले गए प्रति व्यक्ति आय में कितना अंतर है। अब बच्चों, दूसरा है आधुनिक शिक्षा का प्रचलन। बच्चों, आप सभी लोग यह बात भली भांति समझते हैं कि शिक्षा ही अंधकार को समाप्त करती है और आधुनिक शिक्षा के प्रचलन से राष्ट्रवाद की उत्पत्ति संभव हुई। तो बच्चों, पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति ने राष्ट्रवादी भावना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजों ने पाश्चात्य शिक्षा का प्रचलन ब्रिटिश प्रशासन के लिए कलर्क पैदा करने हेतु किया था, परंतु भारतीयों में बर्क, जेम्स मिल, गैल्वेस्टन, स्पेंसर, रूसो, वॉल्टेयर आदि के विचारों ने स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता तथा स्वशासन की भावनाएं जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब बच्चों, तीसरा है आधुनिक समाचार पत्रों का उदय। क्या है? आधुनिक समाचार पत्रों का उदय। बच्चों, आधुनिक समाचार पत्रों एवं प्रेस का राष्ट्रवाद के उदय में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में राजा राम मोहन राय ने राष्ट्रीय प्रेस की नींव डाली। किसने? राजा राम मोहन राय ने। उन्होंने संवाद कौमुदी एवं मिरात उल अखबार जैसे समाचार पत्रों का संपादन कर भारत में राजनीतिक जागरण की दिशा में प्रथम प्रयास किया। 1859 ईस्वी में राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत साप्ताहिक पत्र सोम प्रकाश का संपादन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया। किसने किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। इसके अतिरिक्त बंगदूत, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी हिंदू, पायनियर, मराठा, इंडियन मिरर आदि ने ब्रिटिश हुकूमत की गलत नीतियों की आलोचना कर भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जगाई और उन्हें जागरूक किया। चौथा है राष्ट्रीय साहित्य का प्रभाव। बच्चों, साहित्य की भी राष्ट्रवाद के उदय में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका है। राष्ट्रीय साहित्य भी राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के लिए एक प्रमुख कारण है। आधुनिक खड़ी बोली के पितामह आप लोग जानते ही हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो आधुनिक खड़ी बोली के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 1876 ईस्वी में लिखे अपने नाटक, यानी इन्होंने भारत दुर्दशा नामक एक नाटक लिखा था, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों की भारत के प्रति आक्रामक नीति का उल्लेख किया था। बच्चों, इस क्षेत्र में बहुत सारे लेखक, कवि ने अपने साहित्य के माध्यम से लोगों को जागरूक किया, लोगों में देश प्रेम की भावना को उत्पन्न किया और राष्ट्रवाद की भावना को जगाया। अब बच्चों, अगला कारण है राजनीतिक कारण। बच्चों, अंग्रेजों के भारत में आने से पहले यहाँ राजनीतिक एकीकरण का अभाव था, क्योंकि भारत जो था वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और सीमा की वृद्धि के लिए एक राज्य दूसरे राज्य से प्रायः युद्ध किया करते थे, यानी यहाँ पर एकीकरण का अभाव था।
मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय राज्य की सीमाएं छिन्न भिन्न हो गईं, परंतु अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना से भारत का पुनः राजनीतिक एकीकरण हुआ और इसी के परिणाम स्वरूप राष्ट्रवाद के उदय में सहायता मिली। अब बच्चों, अगला कारण है तीव्र परिवहन तथा संचार साधनों का विकास। बच्चों, रेल, डाक, तार आदि संचार साधनों के विकास ने भी भारत में राष्ट्रता की जड़ों को मजबूत किया। यानी रेल, डाक, तार आदि संचार साधनों के विकास के कारण भारत में राष्ट्रवाद की जड़ें काफ़ी मजबूत हो गईं। रेलवे ने इसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाई। बच्चों, कार्ल मार्क्स ने कहा भी था और लिखा भी था कि रेलवे राष्ट्रता के उत्थान में सहायक होगी, क्योंकि इससे यातायात के साधन सुलभ हो गए थे। 1865 ईस्वी में एडिसन ने लिखा था, रेलवे भारत के लिए वह कार्य कर देगी जो बड़े बड़े वंशों ने पहले कभी नहीं किया था। ये शब्द किसके हैं? एडिसन के। बच्चों, अगला है सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण। बौद्धिक पुनर्जागरण ने राष्ट्रवाद के उदय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद आदि ने भारतीयों के अंतर्मन को झकझोरा। यानी राजा राम मोहन राय के विचार, स्वामी दयानंद जी के, स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से भारतीयों के अंतर्मन में राष्ट्रवाद की भावना बहुत प्रबल हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, स्वदेशी राज्य सर्वोपरि एवं सर्वोत्तम होता है। किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, मैं सशरीर भारत हूँ, अर्थात सारा भारत मेरा शरीर है। और इन्हीं विचारों से, इन्हीं भावनाओं से पूरे देश में राष्ट्रवाद की लहर चल पड़ी। अब बच्चों, अगला है भेदभावपूर्ण नीति। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के प्रति प्रत्येक जगह, चाहे वो सेना हो, चाहे उद्योग हो, चाहे सरकारी नौकरियां हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, इसमें उनके साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जाती थी। और इसी भेदभावपूर्ण नीति से राष्ट्रवाद का उदय हुआ और लोगों को यह लगा कि अंग्रेज और अंग्रेजी सरकार उनके साथ कभी समानता का व्यवहार नहीं कर सकते। बच्चों, अगला है शासकों का प्रजातिगत अहंकार। बच्चों, इस समय अंग्रेजों ने रंग भेद की नीति अपनाई। बच्चों, रंग भेद का मतलब होता है कि जब कोई रंग रूप में भेद करता है, जैसे काले और गोरे में भेदभाव। अंग्रेज गोरे थे, इसीलिए वे काले लोगों से घृणा करते थे, अर्थात भारतीयों से घृणा करते थे, क्योंकि वो भारतीयों को काले लोग मानते थे, जिसका शिक्षित भारतीयों द्वारा विरोध किया गया। यानी जो अंग्रेजों ने रंग भेद नीति अपनाई थी, उसका शिक्षित भारतीयों द्वारा विरोध किया गया। नौकरियों के संबंध में काले गोरे का भेद किया जाता था। बहुत से सामाजिक क्लब केवल यूरोपियों के लिए होते थे, क्योंकि वो गोरे होते थे। यहाँ तक कि कानूनी अदालतों में भी यूरोपियों के समक्ष भारतीयों के अनुचित व्यवहार किया जाता था। यानी कानूनी अदालतों में भी भारतीयों के साथ बहुत अनुचित व्यवहार किया जाता था। और इस प्रकार उत्पन्न हुए वैमनस्य ने भारतीयों में एकता उत्पन्न की। और इसी प्रकार इन्हीं सब कारणों से भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई। और राष्ट्रवाद की उत्पत्ति से देश के जो लोग थे वे अपनी स्वतंत्रता के बारे में विचार करने लगे और अपने देश के लिए, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए वे एकजुट हुए और इसी के चलते देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो बच्चों, इसीलिए जो राष्ट्रवाद की भावना है उसे बहुत महत्व दिया जाता है। तो बच्चों, आप लोग अभी कारण को समझिए। हम लेसन में आगे बढ़ेंगे और गांधी जी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह, चलाए गए आंदोलनों को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो इतना आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए, क्योंकि जब इतनी सारी बातें हमको पता होंगी तो हमको लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत पूछिएगा।